नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज करना क्या है आपको बताता हूँ। आज का टॉपिक ऐसा है जो सिर्फ प्रैक्टिस करने का है, यानी जैसे फिजिक्स में करते हो, जैसे मैथ्स में करते हो ना, बिल्कुल वही प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर कोई थ्योरी वाला टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ एक तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो होगा। एग्ज़ाम में प्रश्न किस किस तरह से आ सकते हैं ये मैं बता दूंगा, और क्या होता है ये बता दूंगा। लेकिन याद रखना कि वहाँ पर आपको प्रैक्टिस ही करना है, यानी एक बार में नहीं होगा। एक छोटी सी लाइन को याद रखने के बाद सब कुछ पॉसिबल है। वो कैसे, मैं एक एक करके आपको बताना शुरू करता हूँ। ध्यान रखना, नस्ट इक्वेशन, इसके स्पेलिंग जो यहाँ पर थोड़ी सी गलत लिखी गई है, तो इसको ऐसा लिखा जाता है एक्चुअली, नस्ट, ऐसा नस्ट ऐसे। तो कुछ लोग इसको पढ़ते हैं नर्न, ऐसे नस्ट, है ना। तो ये पढ़ा जाता है। तो कई लोग पढ़ते हैं नरनस्ट, नर नस्ट, ऐसा नहीं होता है ना, नस्ट है, ठीक है। नस्ट इक्वेशन, नस्ट समीकरण, ये आपने पिछले क्लासेस तक जो किसी सेल का विद्युत वाहक बल देखे थे वो मानक कंडीशन में था। मानक मतलब एसटीपी पर 25 डिग्री सेल्सियस और 1 वायुमंडलीय दाब की कंडीशन में अगर किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाला जाए तो वो क्या था, और उसकी विलयन की सांद्रता भी 1 मोलर हो, तब की बात थी। यानी कि एक मानक कंडीशन, यानी एक निश्चित कंडीशन में वो इलेक्ट्रोड विभव था, जिसका लिस्ट हमने देखा था कल तक की क्लास में। आज ये देखेंगे कि अलग अलग तापमान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अलग अलग सांद्रता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि ये एक बहुत विस्तारित रूप में हम बात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के आधार पे। तो इस फॉर्मूले में थोड़ी सी लाइनें मैं कहूँगा, अगर मेरे साथ भी अगर आप लिखना शुरू करोगे, क्योंकि मैं तो लिख रहा हूँ, तो फिर वो स्पीड बराबर कर सकते हैं। तो अगर चाहें तो सभी ऑनलाइन वाला भी और ऑफलाइन वाले बच्चे दोनों ही इसको लिख सकते हैं, लिखने की कोशिश करिए। चलिए साहब, तो मैं यहाँ पे कहूँगा नस्ट इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। नस्ट समीकरण होता क्या है, तो देखते हैं। मैं इसे 2 भाग में बांट देता हूँ। नस्ट समीकरण, नस्ट समीकरण, एक्चुअली नस्ट समीकरण को हम बोले तो क्या कह सकते हैं बेटा, किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा उस पर ध्यान देता है, ठीक है। तो हम यहां पर ये कहेंगे किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मान ताप एवं आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अब याद हो गया होगा किस पर निर्भर करता है, ताप और आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। कौन सी चीज, इलेक्ट्रोड विभव का मान करती है, जिसे नस्ट ने निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया। अब वो क्या है, ये है कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव को हम E से दर्शाएंगे, उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 है। मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव तो जो है वो है, उसी में कुछ चीज अटैच होता है। क्या क्या, इलेक्ट्रोड विभव मतलब जिस टेम्परेचर, जिस सांद्रता पे बात कर रहे हैं, ये कौन सा है, मानक। मानक स्थिति हमेशा फिक्स है, माइनस यहां पर होगा RT/NF। अब ये क्या चीज़ है बताता हूं, NF ln
रिड्यूस्ड स्पीसीज, ये बड़ा ब्रैकेट सक्रिय मात्रा को दर्शाता है, यानी कि मोलर सांद्रता को दर्शाता है, इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो दर्शाता है, तो इसको एक्टिव मास से दर्शाते हैं। रिड्यूस्ड स्पीसीज बाय ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज। लीजिए, ये है फॉर्मूला, बस इतने याद करना है। अब याद कर सकते हो तो कर लो, तुरंत कर लो। थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती होगी या थोड़ा बहुत फिजिक्स आता होगा तो आगे की चीजें हमारे लिए आसान है। हो गया याद? E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ रिड्यूस स्पीसीज बाई ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज। अब इसको हिंदी में लिख देता हूं थोड़ा सा। ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन सभी कॉपी में लिखते जाइए, चाहे ऑनलाइन वाला बच्चा हो या ऑफलाइन वाला बच्चा हो, लिखते जाइए, उससे आपको याद भी होगा। तो इतना याद रख लीजिए, चाहे आप इंग्लिश में रखें या हिंदी में रखें, एक ही मतलब होता है। अक्सर बुक्स में इंग्लिश में लिखा रहता है। अब हो गया ना। एक्चुअली ln जो है, अगर मैथमेटिक्स जानते होगे तो एक्चुअली लॉग ई बेस है, ई बेस पर लॉग होता है। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग ई बेस अपचयित पदार्थ, सॉरी, अपचयित पदार्थ बाय ऑक्सीकृत पदार्थ। ले लीजिए। एक और मजेदार बात है कि लॉग ई बेस पर है, तो ई बेस पर हम कैलकुलेशन तो एक्चुअली कर नहीं पाते हैं। तो इस जगह पर मैं आपको बोलूँगा लॉग ई बेस एक्स है, मान लेते हैं। आप इस फॉर्मूले पे ध्यान रखना, जो भी मैथमेटिक्स 9th में पढ़े वही 9th में यहाँ पर यूज़ होने वाला है। लॉग वाला लॉग ई बेस है, तो अगर हम इसको 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं, लॉग 10 बेस एक्स हो जाएगा। तो इसके बीच में जो डिफरेंस है वो है 2.303 का, यानी कि 2.303 कर दें तो ई बेस 10 बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस, अब हमने इसको 10 बेस में कन्वर्ट करना है, तो ये 10 बेस हो गया, मतलब क्या हो जाएगा बोलो, मतलब ये हो गया, ये 10 हो गया तो ये गुणा हो गया 2.303 से, तो होगा 2.303 आर टी बाई एन एफ। देखो भाई, हमने कहा है आप इतना याद रखिए। अगर थोड़ा बहुत गणित जानते होगे, थोड़ा बहुत मैथफिजिक्स जानते होगे, तो आप आगे की चीज़ों को अपने आप करोगे। अगर आप पूरा का पूरा रट्टा मारोगे तो मैं तो जानता हूं कि दुनिया का कोई भी आदमी पूरी चीज़ों को रट्टा नहीं मार सकता, क्योंकि धीरे धीरे जो सीखते आए हैं वही चीज़ यूज़ होती है। तो ये 10 समीकरण है। लॉग 10 के बेस पर नहीं रखें बेटा, लॉग 10 की वैल्यू के साथ लॉग ई बेस है। ई बेस और 10 बेस में क्या डिफरेंस है, ये ई बेस को 10 बेस करते हो तो 2.303 से गुणा करना पड़ता है। ये आपकी मैथमेटिक्स है क्लास 9th की, ठीक है। चले, हो गया। तो क्या हो गया, हमने मान रख दिया, ये 10 बेस कर दिया, तो लॉग ये क्या हो गया, अब 10 बेस हो गया। जब भी 10 बेस करना होगा इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, फिर बात है अपचयित
अपचयित अवस्था या अवस्था ना लिख करके पदार्थ लिख देते हैं। चलिए, पदार्थ बाय ऑक्सीकृत पदार्थ, ये हो जाता है। अब हम ये कहते हैं कि ये तो हो गया, ये एक ही चीज को हमने एक ही चीज को कई तरह से लिखने के तरीके बता दिए आपको, ठीक है। आप चाहे यही लिखें, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब गुणा भाग करना हो यानी कैलकुलेशन को करना हो, कोई मैथमेटिक्स करना हो, तो इस फॉर्मूले से तो नहीं कर सकते आप, समझ रहे हैं। तो किस फॉर्मूले से करोगे? इस फॉर्मूले से, क्योंकि लॉग निकालने के लिए टेबल से आप लॉग निकाल सकते हो। चलिए साहब देखते जाइए। अब हम ये मान लेते हैं किसी इलेक्ट्रोड पर कोई क्रिया हो रही, तब क्या हो रहा है। माना कि इलेक्ट्रोड पर क्रिया क्या हो रहा है, कोई धातु है मान लेते हैं, उसका ऑक्सीकरण हुआ, तो धातु जो है उस पर वो जितना इलेक्ट्रॉन दान करेगा, अब ये हम नहीं पता कि 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो 1 प्लस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो 2 प्लस आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो 3 प्लस आएगा, सही है। तो हम ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन दान करने की संख्या हमें मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 जो भी हो सकता है, उस अलग अलग धातु की अलग होती। सोडियम दान करेगा तो 1 ही दान करेगा, हाइड्रोजन दान करेगा तो 1 ही दान करेगा, लेकिन कैल्शियम का दान करेगा तो 2 दान करेगा, एल्यूमिनियम दान करेगा तो 3 दान करेगा। तो वो अलग अलग हो सकता है, तो उनके लिए अलग वैल्यू होगी, तो n की वैल्यू चेंज हो जाएगा सबके लिए। तो ये हो जाएगा n टाइम प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन दान किया उतना प्लस। ये क्रिया ऑक्सीकरण भी हो सकता है, अपचयन भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है क्रिया, इसलिए हम इसमें दोनों दिशाओं में हमने यहां पर तीर का निशान लगाया। अब यहां पर समझने वाली बात है कि अगर मैं इन मानों को यहां पे रखूं, तो जिस पर ऑक्सीकरण कम है और जिस पर ऑक्सीकरण ज़्यादा है, कम है वो अपचयित है और जो ज़्यादा है वो ऑक्सीकृत है। मैं इस जगह पे मान रखता हूं उसकी वैल्यू का, तो E इज इक्वल्स टू E0 माइनस, और यही n जो है ना, यही है इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि इसके चार्ज की संख्या 2.303 RT बाई n F log 10 बेस। आपस में बात नहीं करें, जो भी बात करना है मेरे से पूछना है, कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, मेरे से करें, तब आप सीखोगे, अन्यथा उनसे पूछ करके उनका टाइम तो बर्बाद कर दोगे, उसका दिमाग कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाएगा, आप कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक। जो भी है, क्या हुआ, अपचयित अवस्था यह है m की सांद्रता बटा ऑक्सीकृत अवस्था जिसमें ऑक्सीकरण ज़्यादा होती संख्या n प्लस, ये होगा। तो ये है आपका एक फॉर्मूला किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ। तो मैं इसको ऐसे ना लेकर के अब यहां पर कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। ये हुआ फॉर्मूला। अब आप ये जानिएगा कि किसी भी धातु की मोलर सांद्रता, ये शुद्ध अवस्था है धातु का, तो किसी भी धातु की मोलर सांद्रता हमेशा होता है एक्टिव मास ऑफ m इज इक्वल्स टू 1। तो इस जगह पे 1 रख दीजिए, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा क्या, जरा देखिए, आगे चलते हैं। E इज इक्वल्स टू, नहीं लिखना चाहता मत लिखिए, बाद में लिख लेना, पर समझना जरूरी है। क्या था, 2.303 बोलो ना, बाई NF log 10 बेस, और m की सांद्रता 1 है, बटा क्या हो गया हमारे पास m n प्लस। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना होगा। तो यही है हमारा क्या चीज़, नस समीकरण, जिस बेस पर हमें आगे काम करना है। अभी मैं क्या क्या चीज़ें मैं एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ों को देखें, ये है इलेक्ट्रोड विभव, ये है E0, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है। मानक अपचयन विभव भी कह सकते हो, मानक इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हो।
एन संयोजकता है, संयोजकता भी बोल सकते हो और दूसरी तरह से और भी बात बोल सकते हो। तो ये आयनों की ऑक्सीकरण संख्या। आयनों की ऑक्सीकरण संख्या है। एफ फैराडे स्थिरांक है। कोई किसी को याद है फैराडे स्थिरांक का मान? बोलो। 96,500 कूलम। बिना इकाई का कुछ मत बोलिए, ठीक है, कूलम। फिर आपके पास टी है, परमताप। परमताप का मतलब होता है ताप केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। परमताप हमेशा किस में होता है? केल्विन में होता है। डिग्री सेल्सियस में है तो भी केल्विन में आपको परिवर्तित करना होगा, ये होता है। अब आपके पास क्या बच गया इसमें स्पेशल? आर। आर है गैस स्थिरांक। कुछ लोग सार्वत्रिक गैस स्थिरांक बोलते हैं। चूंकि यहां पर एनर्जी है तो जूल में बात करेंगे। 8.314 जूल। जूल पर केल्विन पर मोल। याद रखते जाइए, मैं बताते जा रहा हूं, आप लोग याद करते जाइए, बस इतना है इसमें। और क्या क्या बचता है आपके पास? यहां पर ये भी ध्यान रख सकते हैं। आपके पास एक चीज था, ऐसा था किसी टाइम पे, तो ये है धातु की सक्रिय मात्रा या मोलर सांद्रता भी हो सकता है। सक्रिय मात्रा, किसी भी धातु की शुद्ध अवस्था में सक्रिय मात्रा हमेशा आपको एक मिलेगी, एक ही होगा, 1 मोलर होगा। धातु आयन की सांद्रता चेंज हो सकती है। सक्रिय मात्रा की जगह मोलर सांद्रता भी लिख सकते हो आप। हर चीज के कई कई ऑप्शंस होते हैं, इसलिए हमें भी तकलीफ होता है कि हम क्या बताएं क्या ना बताएं। ये है। अब यहां पर एक बात पे ध्यान देना कि मानक कंडीशन पर इसके वैल्यू पुटअप करने पर क्या वैल्यू हमें मिलेगा। मानक कंडीशन पर, मानक कंडीशन मतलब एसटीपी पर। तो हम देखते हैं एसटीपी पर न समीकरण। अगर आपसे पूछा गया न समीकरण क्या है, सिंप्लीफिकेशन करिए या सरलतम करिए, तो आप दो तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। न समीकरण क्या है, ये लाइन लिख करके, ये लिख करके छोड़ के भी आ सकते हैं। 1 मार्क्स तो आपके पास चला ही जाएगा, वो 102 नंबर। लेकिन अगर वो नंबर देखते हुए 3 नंबर का है तो लगभग पूरी तरफ आप जाना होगा आपको, ठीक है। और अलग अलग सिचुएशन के लिए एसटीपी पर हम क्या कर सकते हैं, एसटीपी हम करेक्ट पता है हमको एसटीपी पर काम चल रहा है, तब उस स्थिति में हमें क्या करना है वो ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। तो टेम्परेचर को यदि हम 25 डिग्री सेल्सियस कहते हैं तो 273 जोड़ना पड़ता है, आपको पता होगा डिग्री सेल्सियस में, तब क्या मिल जाएगा, ये हमें 298 केल्विन मिल जाएगा। एक बात हो गया। दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें, ये तो हो गया, एन की वैल्यू चेंज नहीं करें। एफ की वैल्यू हमें फिक्स पता है, बोलो। एफ की वैल्यू पता है हमें 96,500 पता है ना कूलाम में, ये हमें पता है। आर भी हमें पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल में हमें पता है, ये वैल्यू फिक्स है हमारे पास। अब वो है 0.821 वाला नहीं यूज़ करेंगे, वो जो है लीटर एटमॉस्फेरिक में काम करते हैं तब होता है। वो कहाँ होता है, विलियन में हम जब परासरण दाब की ज़रूरत पड़ती है तब वहाँ पर वो वाली वैल्यू पुट करते हैं। और आपको 11 जब पढ़े होगे तो ये पता है चैप्टर नंबर 5 में गैसीय अवस्था में आर की वैल्यू अलग अलग इकाई में अलग अलग होता है, ये पूरा एक लिस्ट आप पढ़े उसका। और मैंने किन किन चीज़ों को याद करने के लिए बोला था वो आपको याद होगा उस टाइम पर। चलिए, तो ये है आर।
टी भी हो गया, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, इसका एन की वैल्यू अलग अलग धातु पर अलग अलग होगा। तो इन सारे मानों को अगर हम यहां पर रख दें तो हमें क्या मिलने वाला है, जरा देखिए। मान रखते हैं चलिए, तो E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस क्या होगा 2.303, आर की वैल्यू क्या 8.314, टी की वैल्यू 298, जिसका जिसका रखा जा सकता है, एन की वैल्यू नहीं रखा जा सकता है, इनटू एफ की वैल्यू 96,500 रखा जा सकता है। लॉग ई बेस 10 बेस लॉग की वैल्यू 10 बेस पर हम रख रहे हैं एम एन। इतने का गुणा भाग करोगे तो एक फिक्स वैल्यू हमारे पास आता है 0. यहां पर है 0.0591, ये याद रखना पड़ेगा। तो इतने का इसको गुणा करो, इससे भाग दो तो होगा 0.0591। अगर हमें फटाफट कैलकुलेशन करना होगा तो इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है, log 10 बेस 1/m(n+). जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा प्रश्न आ जाए कि CuSO4 के विलयन में जिसकी CuSO4 की सांद्रता जो है 2.0 मोलार है, तब आप ये बताइए कि इसका क्या बोलते हैं, अरे यार यहाँ पर एक चीज़ नहीं लिखा, E नॉट माइनस ना, ठीक से मैं लिख देता हूँ, ये E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस। तो अगर पूछा गया इतने मोलर सांद्रता है तो इसमें जो एक कॉपर धातु डुबाया गया कितने टेम्परेचर पर, चलो 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तब आप बताइए कि उसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, तब उसमें हम लिख सकते हैं। अगर वो 25 डिग्री सेल्सियस है तब तो इसी में मान रख करके हम काम चला लेंगे, लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस बोला गया तो फिर हमें इन मानों को यहाँ पर टेम्परेचर अलग करके सारी मानों को रखते हुए काम करना पड़ेगा, यानी कि इस फार्मूले से काम करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है आप न्यूमेरिकल पे कितना इंटरेस्ट लेते हैं। चलिए साहब आगे बात करता हूँ। तो ये हो गया हमारा नस समीकरण, एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में जिसमें आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, तो याद भी करना है आपको, ठीक, याद हो जाएगा। बोलो, नहीं करोगे तो नहीं होगा, करोगे तो होगा। दुनिया में कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है, बस मेहनत करने वालों पर डिपेंड करता है कुछ चीज़ें। चलिए, छुट्टियां क्यों मार रहे हो अपनी? किसकी भैया? अच्छा, पढ़ाई की उस टाइम कि मस्ती? अब भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमारे दादाजी थे, बड़े प्यार से समझाते थे किसी चीज़ को, समझाते समझाते अगर हमने वो उनका काम नहीं किया या हम उनकी बात को इतना सीरियसली नहीं लिया तो एक लाइन बोलते थे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उनका एक डायलॉग हुआ करता था, उसको मैंने अपने लिए रखा है, ठीक है। वो एक ही बात बोलते थे, ना मारूंगा, ना पीटूंगा, ना डांटूंगा। असर आपकी ज़िंदगी में बाद में समझ में आएगी क्या गलती की हो, ठीक है। तो वो आता है ना हर साल, अभी 11th का रिज़ल्ट आएगा तब दिखेगा आपने क्या गलती किया है, 12th का रिज़ल्ट आएगा तब दिखेगा। अब 12th से जाने वाला, 11th से जाने वाला बच्चा 12th में जाता है, 11th में सपने भी बड़े, 12th में भी सपने बड़े। अब उसके बाद 12th के एग्ज़ाम दिलाने के बाद वो सीधा नीट वाला बच्चा नीट का एग्ज़ाम दिलाता है, जेई वाला का एग्ज़ाम दिलाता है, कुछ लोग पीटी का दिलाते हैं, कुछ लोग CUET का दिलाते हैं, अलग अलग चीज़ों में दिलाता है। सिर्फ सपना पाल के एग्ज़ाम दिला रहे होते हैं, एग्ज़ाम नहीं दिला रहे होते हैं पूरे प्रयास और पूरी मेहनत के बाद। क्या आप क्रिकेट बोर्ड को जाकर ये बोलते हो कि सर मेरा सिलेक्शन कर लीजिए, मैं थोड़ा टेस्ट ले लीजिए, आपको 2-4 दिन क्रिकेट खेलने के बाद, तो वो क्या क्रिकेट बोर्ड आपको लेगा? तो डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस किया, तो वही प्रैक्टिस करोगे तब मिलेगा। हम लोगों को बोलते हैं ना यार ये तो ऐसे ही बन गया, कुछ कोई आज तक नहीं बना है कुछ भी ऐसे ही, भले वो बाद में मेहनत किया हो लेकिन मेहनत तो करना ही पड़ा है। चलो ठीक है, ये हो गया।
अब मैंने जो बताया आप याद रखिएगा, एक फॉर्मूला आपके पास है E इज इक्वल टू ई नॉट। अच्छा, फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है क्या? फर्स्ट फॉर्मूला ये हमारे पास E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग ई बेस, हम इसको लॉग ई बेस ही मानते हैं ना, लॉग ई बेस रिड्यूस स्पीसीज की सक्रिय मात्रा बटा ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज की सक्रिय मात्रा। चलिए, सक्रिय मात्रा मतलब सांद्रता को दर्शाता है, उसकी एक वैल्यू को दर्शाती है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इतना है। अब ये तो हो गया किसी एक इलेक्ट्रोड का क्या, इलेक्ट्रोड विभव दिखा ना, ई का मान है ना इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव का। लेकिन जब हम गैल्वेनिक से, इतना ही आप बच्चा पढ़ ले बहुत है, जितना मैंने भी बताया उतना ही पढ़ ले बहुत है। लेकिन अगर वो आगे और भी गहराई में जाना चाहता है तो भी बहुत कुछ बात बाकी है। जैसे हम बात करते हैं किसी गैल्वेनिक सेल का, किसका, गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड विभव। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे कि यहाँ पर आपने क्या देखा, बोलो, ये इलेक्ट्रोड विभव है। तो अगर अलग अलग इलेक्ट्रोडों के लिए इलेक्ट्रोड विभव क्या लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं दोनों दिखाता हूँ आपको। गैल्वेनिक सेल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडों का के लिए ना समीकरण, विभिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए नस्ट समीकरण। तो बेटा नस्ट समीकरण एक्चुअली क्या होता है आपको पता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF log 10 बेस 1 बाई MN प्लस, यही तो है क्या? या हम बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर एक फिक्स वैल्यू हमें प्राप्त होते हैं ई नॉट माइनस, इन सब का वैल्यू रख देते हैं तो क्या मतलब 0.0591 बाई N log 10 बेस 1 बाई MN प्लस, ये n और ये n बराबर है, वही तो है n की संख्या। तो ये आपने जाना है। अब मैं लेता हूं कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगा। पहला Cu इलेक्ट्रोड के लिए, Cu इलेक्ट्रोड लेंगे तो Cu इलेक्ट्रोड में क्या होता है, Cu जो है अगर वो दोनों तरह से काम कर सकता है, या तो वो ऑक्सीकृत हो सकता है या फिर अपचयित हो सकता है। तो Cu में आपने गैल्वेनिक सेल में देखा था Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और Cu धातु में कन्वर्ट होता है। तब यहां पर हमें क्या क्या मिला, चलिए अगर मैं इस तरह से लिखूं तो क्या लिखूंगा, ECU। Cu क्यों लिखा हमने, क्योंकि Cu का हम बता रहे हैं, यानी क्या बोला, ECU मतलब क्या हुआ, Cu का इलेक्ट्रोड विभव। तो क्या होगा, Cu का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस, हम इसी तरह से लिख रहे हैं 2.303 RT बाई N की वैल्यू क्या है यहां पर 2, तो ये होगा 2F log 10 बेस हो जाएगा 1 बाई ऑक्सीडेशन नंबर है आयन का, ये आयन ही तो लिख रहे हैं उसके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, वही है। अगर हम इस तरह से लिखें तो कैसे लिखेंगे, ECU इज इक्वल टू ई नॉट Cu। देखो बेटा मेरा काम हो चुका है ना, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, ये मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, तो मत बोलना कि सर उधर समझ में आया इधर नहीं आया, अब आपको समझना होगा, ठीक। तो कितना हुआ 2.303 RT, नहीं सॉरी नीचे वाला टाइप का लिखना है, तो क्या लिखोगे 0.0591 बाई 2 log 10 बेस 1 बाई Cu की सांद्रता। अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला, तो ये आप करिए और मुझे बताइए। दूसरा है जिंक इलेक्ट्रोड के लिए, जिंक इलेक्ट्रोड पर मान लेते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, जो भी आप लिखना चाहें, आपकी मर्जी रहेगी जैसा भी लिखना चाहें, ठीक है।
तो क्या होगा, मेरे पास क्या क्या दिया मैं, ठीक है। जिंक में क्या होगा, Zn 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है। उल्टा भी लिख सकते हैं इस रिएक्शन को, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसका क्या होगा, तीसरा एग्जांपल एल्यूमिनियम के लिए क्या होगा, बोलो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तब ये Al3s+ बनेगा। सबकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए, तब ये होगा। बताओ क्या करोगे, सोचना क्या है, सुन तो रहे थे, बनाओ, सोचना क्या है उसमें, बनाओ कॉपी में सबके सब। हो गया, बोलो। बन गया, बन गया ना, क्या भी लिखे, आप जिस तरह से लिखना चाहे अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, इस टाइप में लिख सकते हैं, इस टाइप में लिख सकते हैं। क्या होगा इसमें, ये तो बन ही जाएगा। इसके लिए क्या होगा, मैं इसका बता देता हूँ। ई एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू E0 एल्यूमिनियम माइनस कौन सा वाला, ऊपर वाला, तो 2.303 RT बाई N की वैल्यू 3F log 10 एल्यूमिनियम का 3+। समझ में आया, इस टाइप भी लिख सकते हो आप, बात तो समझ में आ गया क्या, तो ये आप करते रहिए। हो गया, नहीं समझ में आया तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप दोबारा पढ़िए, कभी भी किसी क्लास को एक बार पढ़ के नहीं हो सकता, इसलिए ऑनलाइन क्लास बनाया गया और आपको भी दिया जाता है, ऑफलाइन वालों को भी और ऑनलाइन वालों को, ठीक है। तो आप 10 बार कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में ये पॉसिबिलिटी नहीं रहती, आपको हमेशा याद रखना। चलिए, हाँ बोलिए। तो कौन क्या, किसने कहा नहीं करना है, दोनों कर रही है, बोला था मैंने, दोनों से करने के लिए बोला था, ठीक है। चलिए आगे चलें। अब आगे बताएंगे कि किस, ये तो हो गया क्या चीज, नल समीकरण, किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए नल समीकरण हुआ सभी, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोड की नहीं बात करेंगे, किसी सेल का इलेक्ट्रोड नल समीकरण की बात करते हैं, किसके लिए, सेल के लिए। तो चलो देखते हैं, हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल का नल समीकरण।
90% टीचर क्या करेंगे, या फिर अधिकांश स्कूलों में यही करते हैं कि जहाँ तक मैंने पहले बताया, कहाँ तक का, ये यहाँ तक का, कुछ लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक करेंगे, उसके बाद थोड़ा आगे और बढ़ेंगे कुछ लोग, फिर उसके बाद स्टॉप। किस में बात करूं मैं? हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। और उसके बाद वाली चीज़ों पे प्रैक्टिस बहुत कम है, ये भी बता दूं। और इसके बाद जो अभी बता रहा हूं, मैं बोलूँगा कोई 100-200 स्कूलों में एक स्कूल में ये बात पढ़ाई जाती है, लेकिन आपके कोर्स में है, नहीं वाली बात नहीं है। उतना पढ़ने के बाद बोलती है कि आप इसे पढ़ लीजिएगा आगे, और वो कोई बच्चा अपने दम पे तो पढ़ता नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है। ये बता दे, मैं इसलिए ये सब बातें बता रहा हूँ बेटा कि करते नहीं हो ना, यही तो प्रॉब्लम है, करो तब ना। तो चलिए बात करें गैल्वेनिक सेल की। तो गैल्वेनिक सेल का सेल समीकरण क्या होता है? बोलो, सेल समीकरण। सेल समीकरण है कि जिंक जो है, जिंक ठोस से बनाता है जिंक 2+, यहां पर ऑक्सीकरण हुआ, और उसमें कॉपर होता है, तो कॉपर जो ऑक्साइडाइज तो यहां पर अपचयित होती है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस से ये बनाता है कॉपर, ये सॉलिड है। ये सेल समीकरण इसका। किसी भी सेल का सेल समीकरण कैसे लिखना है मैंने गैल्वेनिक सेल पढ़ाते समय समझाया। अब इस सेल समीकरण से बहुत सारी जानकारी मिल रही है। अब एक एक इलेक्ट्रोड के लिए, एक जिंक इलेक्ट्रोड कहलाता है, एक कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो जिंक इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगा? जिंक इलेक्ट्रोड का न समीकरण क्या होगा? बोलो, अभी तो किए थे। इसका क्या होगा? E Zn इज इक्वल टू E नॉट Zn माइनस, बोलो बोलो ना, 2.303 RT बाई 2F log 10 बेस 1 बाई Zn 2+। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हो गया। जिंक ये जो है एक्चुअली एनोड क्या होता है? कैथोड होता है, सॉरी एनोड होता है। ये एक्चुअली ये क्या होता है? एनोड होता है जिंक। क्यों? जहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा हमारे पास है कॉपर इलेक्ट्रोड, Cu इलेक्ट्रोड लिख देता हूं डायरेक्ट। Cu इलेक्ट्रोड का न समीकरण क्या होगा? ये कैथोड होता है। ECU इज इक्वल्स टू E नॉट Cu माइनस 2.303 RT बाई 2F log 10 बेस 1 बाई Cu 2+ की ऑक्सीकरण संख्या यानी उसकी एक्टिव मास, इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये कहें कि सेल विभव क्या होता है? सेल विभव, सेल विभव, सेल विभव को किससे दर्शाते हो? E सेल से दर्शाते हो। और E सेल होता है E कैथोड माइनस E एनोड होता है। कैथोड कौन सा है? ये। एनोड क्या है? ये है। तब इन मानों को रखेंगे, इस मान को रखेंगे, तो हमारे पास क्या हो गया? अतः E सेल इज इक्वल्स टू ECU माइनस EZn। मान रखेंगे, मान रखने पर, मान रखो, तब क्या होगा? ECU का मान क्या है? ये है। रखो, इतना तो गणित जानते हो। ECU सॉरी E सेल, मान रखो ना, इसका क्या होगा? E नॉट Cu माइनस 2.303 RT बाई 2, बोलो, F log 10 बेस 1 बाई एक्टिव मास ऑफ Cu
2 प्लस, ये हो गया। फिर माइनस आएगा ना भाई, अब जगह नहीं तो हम उधर लिख सकते, आपके पास कॉपी में जगह रहेगा, आप लिख लीजिएगा, उसी के आगे लिखिएगा। तो क्या लिखोगे? ई नॉट जेड एन माइनस 2.303 आर टी बाई 2f लॉग 10 बेस 1 बाई एक्टिव मास ऑफ जेड एन 2 प्लस, ये हो गया। तब हमें क्या मिलेगा? ई सेल इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? ये दोनों माइनस, अच्छा ये दोनों हो गया, तो ये सी यू माइनस ये प्लस वाला माइनस माइनस हो गया, तो कितना होगा? ई नॉट सी यू माइनस ई नॉट जेड एन होगा। अब चिन्ह हटा दो, चिन्ह हटाओ तो ये माइनस हो गया, प्लस हो गया। मैं वैसे लिख देता हूँ, अलग अलग लिख देता हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं आप सबको ओपन करके लिख दे रहा हूँ। चलिए ब्रैकेट हटाएंगे, चलो सी यू ई नॉट सी यू माइनस 2.303 आर टी बाई 2f log 10 बेस 1 बाई एक्टिव मास ऑफ सी यू 2 प्लस होगा। फिर ये माइनस 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 और ये प्लस है, तो क्या होगा? माइनस क्या होगा? ई नॉट जेड एन, और ये माइनस का माइनस के साथ क्या हो गया? प्लस 2.303। सामान्य सा गणित है ये, कुछ थोड़ी है। 2f जगह नहीं है ना, मैं नीचे लिख रहा हूँ, चलेगा? log 10 बेस 1 बाई जेड एन क्या? 2 प्लस, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, इसको इधर डाल देते हैं, साथ में लिख देते हैं दोनों इलेक्ट्रोड विभव को। तो साथ में लिखोगे तो क्या होगा? ई नॉट सी यू माइनस ई नॉट जेड एन होगा। अब देखो यहाँ पर क्या मिला? माइनस 2.303 आर टी बाई 2f, और यहाँ पर भी है, ठीक है ना दोनों? तो क्या होगा बताइए? ये बचा है हमारे पास और ये बचा है। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? तो इसको हम कुछ इस तरह से, वैसे जैसे कि वैसे मैं लिख रहा हूँ ना, ध्यान रखना। क्या होगा ये? 2.303 आर टी बाई 2f log 10 बेस 1 बाई, मैं पूरा एक एक चीज़ों को लिख रहा हूँ, एक एक स्टेप में, एक पॉइंट को एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान देना। तो कितना हुआ? ये क्या बचा आपको पास? प्लस क्या? 2.303 बाई 2f log 10 बेस 1 बाई जेड एन, ये मिला। हाँ, आर टी कहाँ है? आर टी नहीं लिखा क्या? आर टी ये भी है, चलो ठीक है। तब ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा सरल करने के लिए दोनों की, इस जगह पर मैं यदि इसको ऊपर करता हूँ, याद रखना लॉग के साथ एक बात होती है, यहीं पर लिख दूँ, लॉग के साथ लॉग 1 बाई एक्स है, तो अगर मैं x को ऊपर करता हूँ, लॉग को ऊपर करता हूँ, 10 बेस हो जो भी हो, तो ये माइनस हो जाएगा, या अगर ये माइनस रहेगा तो वो प्लस हो जाएगा। यानी चिन्ह परिवर्तन हो जाता है इसको परिवर्तित कर देने से, उल्टा ऊपर इन्वर्स कर देने से, ठीक है। तो क्या होगा बताओ? तो इसको ऊपर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा ज़रा देखिए तो, ई सेल इज इक्वल्स टू ई, अच्छा ई नॉट, ये इसका मतलब क्या होता है? ई नॉट सेल भी लिख सकते हैं इसको, पढ़े हो? किसी भी सेल के लिए कैथोड और एनोड का जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? ई सेल कहते हैं। तो ये नॉट के लिए तो नॉट सेल हो गया, तो माइनस कितना हो गया बताइए यहाँ पर? 2.3, एक एक चीज़ों को इसलिए लिख रहा हूँ बेटा कि आपको समझ में आना चाहिए। आर टी बाई 2f, यहाँ पर क्या मिला? लॉग 10 बेस 1 बाई सी यू 2 प्लस, मैंने यहाँ पर क्या किया? ये देखो, ये चिन्ह को मैंने माइनस किया, तो क्या हो जाएगा? 2.303 आर टी बाई 2f है ना, और ये क्या हो जाएगा? लॉग 10 बेस जेड एन
टू प्लस ऊपर चला गया, इन्वर्स हो गया। इतनी बातें होने के बाद अब आप देख रहे हो कि ये दोनों कॉमन है? तो कॉमन है तो क्या हुआ ज़रा देखें, कौन कौन सी चीज़ कॉमन आ गई? हाँ, तो हम यहाँ पर लिख दें ई सेल, एक एक तो नहीं लिखते, वो तो 2 मिनट का काम है पूरा, मैं एक लाइन में पूरा कवर कर दूँ, है ना। मैंने यहाँ से कहाँ से ये भी नहीं लिखने का, यहीं से पता चल जाता अंतर से मैं डायरेक्ट ये लिख दूँ। ये दोनों का क्या किया गया है, इस सब में मान रखने के बाद डायरेक्ट में लिख दूँ ये, ठीक है। तो वो नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ें आपको समझ में नहीं आता तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हुआ, ई नॉट सेल इज इक्वल टू -2.303 RT/2F, कॉमन निकल गया दोनों के लिए। अब मुझे मिला log 10 बेस। अब आपको दोनों के बीच में दिखाई दे रहा होगा ये चीज़ें, तो ये दोनों के लिए लॉग आज ये कॉमन है तो लॉग इसके साथ आएगा, तो क्या होगा Zn और ये दोनों, तो कितना मिल जाएगा आपको, Zn 2 प्लस बाई Cu 2 प्लस की एक्टिव मास, ये फार्मूला हो जाएगा, ये फार्मूला। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। अब ऐसा क्यों लिख सकते हो, मैं आपको इसको और भी ओपन करने के लिए बोलूँ तो मैं इसको भी बता सकता हूँ आपको। आपने इसको कॉमन रखा, किसको कॉमन रखा, इसको कॉमन रखा, तो हमारे पास उधर क्या मिल रहा है ज़रा देखें, हमने माइनस करा ना, ये देखिए ना, तो कितना हो जाएगा, बोलो कहाँ पे था, ये तो हमारे पास क्या मिला ज़रा देखिए, log 10 बेस कितना मिला, हाँ 1/Cu2 प्लस, और इधर का क्या मिला, कॉमन है, माइनस माइनस, ठीक है, प्लस भी रख सकते थे, तुम्हारी मर्जी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो माइनस माइनस है तो क्या लिखोगे बताओ, इसमें माइनस ही रहेगा क्योंकि उस जगह पे क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। इसको भी उल्टा कर सकते थे ताकि आपको ये वाला पोर्शन है ना प्लस जो तकलीफ़ दे रहा है, माइनस जो तकलीफ़ दे रहा है, तो इसको आप क्या कर सकते थे, अगर प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, वो ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये ऊपर हो गया। अब आपका पूरा टेंशन खत्म, कि माइनस वाला कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा था करके, तो इसको क्या कर सकते थे आप, ये, चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको। इतना तो हो गया, इतना कर दिए, इसको भी, ये क्या था, माइनस था, प्लस कर दिए क्या, प्लस तो किए थे क्या, ये माइनस था, इसको प्लस किए थे तो ऊपर आ गया था, नहीं ये भी माइनस है तो प्लस हुआ तो ऊपर हो गया, चलो ठीक है, तो ये भी ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर हो चुका है हमारा Cu2 प्लस का, और इधर भी हमारा ऊपर हो चुका है, कितना हुआ, प्लस 2.303 RT, छोटा लिखा रहा है, देख लेना एक बार, 2F में एक बार रिवाइज़ कर दूंगा, परेशान मत होइए। तो यहाँ पर ये माइनस से प्लस किए ना, तो ये कितना हो गया, ऊपर चला गया था, है कि नहीं, तो ये तो ऊपर चला गया था आपका, तो कितना है Zn2 प्लस। अब बात करते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, अब यहीं से हमने कितना कॉमन निकाला, इन दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या होगा, log 10 बेस, थोड़ा सा बेटा में कहीं पर गड़बड़ कर चुके हैं हम लोग, ध्यान रखना, ये माइनस है, ये माइनस है, ओके, ये अलग से लिखा लिया, इससे थोड़ी सी तकलीफ हो रहा है। तो चलो एक बार यहीं से देखते हैं फटाफट, ये इसका माइनस हो गया है ना, ये क्या बचा, इसके लिए प्लस हो गया, हमारे पास ये प्लस था, ये प्लस था, कहाँ पे गया प्लस, ये प्लस, ठीक है, प्लस में, ठीक है, प्लस में है था तो नीचे को ऊपर किया तो माइनस हो जाएगा, ठीक, ये माइनस हो गया नीचे करने पर, तो ये प्लस में ही रहने दो, फिर माइनस था ना नीचे, बोलो, नहीं सर, ऊपर ले गए तो माइनस आएगा। अच्छा ऊपर ले गए तो माइनस आया, ठीक है, ऊपर ले गए तो माइनस आ गया। तो फाइनली हमारे पास क्या दिखना है इस जगह पर, ये वाला, इसको हटा देता हूँ, समझ में तो आ गया, ये है कि नहीं, कचरा लग रहा है, लिखने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, चलो मैं आगे पीछे लिखूँ क्या बेटा,
तो जगह कम मिल रहा है तो थोड़ा तकलीफ हो रहा है। चलो, क्या क्या मिला हमारे पास, क्या क्या बचा था, माइनस सी यू, ये दोनों मिलकर के ये बन गया हमारा अंतर। अंतर हुआ तो ई नॉट नहीं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ओके, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये, अब यहीं पर थोड़ा सा ट्राई करते हैं। हमारे पास क्या मिला था, ये माइनस इसको क्या कर चुका था, प्लस कर चुका था। ओके, और ये है, ठीक है। अब ये माइनस है ना, इसको मैंने प्लस किया तो ऊपर आ गया। ओके, अब यहाँ पर इसको प्लस किया तो ऊपर आया, और ये माइनस था अभी भी, ठीक है। ये किस में प्लस है तो ऊपर गए तो माइनस हो गया। ओके, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर। वो थोड़ा सा क्या है, कचरा हो गया था ना, इसलिए। अब चलते हो फाइनल करते हैं। 2.303 RT कॉमन लेते हैं 2F। अब लॉग में मिल रहा है आपको यहाँ पर log 10 Cu2 प्लस की ऑक्सीडेशन मतलब एक्टिव मास माइनस log 10 बेस Zn का एक्टिव मास। क्लियर। अब यहीं पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक बात थोड़ा सा देख लेते हैं, वो चीज़ बताता हूँ फिर आपको आसान लगेगा। लॉग में क्या तरीका है वो देखें, log 10 बेस x माइनस log 10 बेस y इज इक्वल टू log 10 बेस, ये इसको एक साथ मिला के लिखेंगे तो x बाई वाई होता है, ठीक, माइनस में। तो यहां पर वही चीज दिखाई दे रही है, ये माइनस में है, और अगर मैं उसे वहां पर रखूं तो क्या हो जाएगा, Cu बाई Zn होगा, ठीक है, Cu बाई Zn। ओके, तो लिखें E सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, सॉरी माइनस है ना, माइनस है ना उस तरफ, ठीक है, माइनस नहीं बेटा, यहाँ तक माइनस कैसे, अच्छा ये इसकी वजह से ना, हाँ ये प्लस है, चलो ठीक है। तो ये प्लस है तो क्या होगा, ये प्लस 2.303 RT बाई 2F अब हमारा हो जाएगा log 10 बेस, बोलो एक साथ लिखेंगे तो कौन ऊपर है, Cu2 प्लस बाई Zn 2 प्लस, या हम इसे लिखते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब इसको प्लस की जगह माइनस रखूँ तो क्या होगा, 2.303 RT बाई 2F log 10 बेस क्या होगा, Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस। तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ठीक। वो वहाँ पे क्या हुआ था, ये यहाँ पे थोड़ा सा ना ऊपर जगह कमी हो गई ना, तो थोड़ा तकलीफ हो गया लिखने में, है ना, तो हम ही कंफ्यूज हो गए थे क्या होना है करके। तो ये था बेटा आपका, चलो जल्दी करो, टाइम हो गया। तो न समीकरण से यानी समीकरण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और आपने टॉपिक देखा, टॉपिक के अनुसार आप समझ सकते हैं, ठीक है। आप एक बार घर में बैठ के करना, मैं एक एक ऑपरेशन को अलग अलग तरह से लिख दिया हूँ, तो आगे बढ़ूँ क्या, हाँ घर में देख लेना बैठ के। देखो भैया, PDF देख करके कभी मत करो, और अगर PDF तब जब तक पहले समझ ना जाओ, मैं पहले बोल रहा हूँ, अब तुम्हारी मर्जी जो करना चाहे, मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा इसके, क्योंकि मेरे हाथ में क्या है, ओनली आपको पढ़ाना। अब एक लास्ट है, कोई भी सेल होगा, मैं गैल्वेनिक सेल की ही बात कर रहा हूँ, सेल में साम्यावस्था के लिए नल समीकरण क्या होगा वो पढ़ा देता हूँ।
सेल समीकरण क्या है? एक गैल्वेनिक सेल को लेते हैं तो क्या देखे थे आपने? जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और बोलो हम इसके लवण सेतु वाला पार्ट को हम डबल लाइन, फिर Cu2+ जो है उनका अपचयन हो रहा था। तो समीकरण क्या देखने को मिल रहा है? समीकरण ये देखने को मिल रहा है कि Zn जो है Cu2+ के साथ हमें समझ में आ रही है कि ये ऐसी स्थिति आ रही है कि Zn2+ बना लिया और Cu में कन्वर्ट हो गया। इससे ये सिद्ध होता है, समीकरण ये बनता है। तो अगर समीकरण ये है और वो साम्यावस्था में है, तो साम्यावस्था नियमानुसार क्या होगा? साम्यावस्था नियमानुसार होगा Kc इज इक्वल्स टू उत्पादों की सक्रिय मात्रा Zn2+ इंटू Cu बाय अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल Zn इंटू Cu2+। अब आप ये जानते हो कि जब भी कोई शुद्ध धातु होगा, यानी Cu का की बात करें तो उसका वैल्यू 1 होगा, उसकी सक्रिय मात्रा, और चाहे मैं जिंक की बात करता हूँ तो जिंक का लिए भी होगा 1। ये शुद्ध अवस्था के लिए बात है, हमेशा 1 होगा। तब ये बात अलग हो गया, तब हमारे पास क्या मिला ज़रा देखें। Kc का मान हमें मिला क्या? हाँ, जिंक 2+ बाई कॉपर 2+। अब गैल्वेनिक सेल का न समीकरण क्या है? अभी बनाए थे, क्या पढ़ाए थे? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल करे थे माइनस 2.303 RT बाई 2F log 10 बेस Zn2+ था। याद है? माइनस हो तो Zn ऊपर रहेगा। देख लो भाई, 2+ बटा Cu2+। तो मान रखने पर क्या मिला? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई 2F, तो क्या होगा? log 10 बेस Kc। यही साइंस है इसका। ठीक, हम हमेशा ये देखते हैं कि पिछले टाइम कोई गलती तो नहीं हुई और अब टाइम में कोई गलती तो नहीं हो रही, इसलिए हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम रखते हैं अपने लिए बैकअप। तो ये है हमारा बैकअप। ठीक है, तो ये है बेटा आपका क्या चीज़? न समीकरण के पूरे प्रॉब्लम्स खत्म। न्यूमेरिकल्स वगैरह कैसे आएंगे बाद में देखेंगे, पहले तो पूरे इस चैप्टर के सारे टॉपिक लगभग कवर करना है। और ये इस तरह से अब लगभग टॉपिक कवर हो गया। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी पढ़ने वाले हैं आगे जा करके, तो उस पर पूरा चैप्टर जब तक अच्छे से नहीं पढ़े हो तब तक न्यूमेरिकल नहीं पढ़ सकते। न्यूमेरिकल के लिए ज़रूरी होता है, अगर आपको न्यूमेरिकल बताया जाता और ना समझ में आया तो इसका मतलब आपकी थ्योरी ठीक नहीं है। जब तक आप अपनी थ्योरी को अच्छा नहीं करोगे, न्यूमेरिकल कभी अच्छा नहीं कर सकता। भाई आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है, आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहे, तो इसका सीधा सा मतलब है आपको थ्योरी ही नहीं पता। समझ रहे हैं ना? थ्योरी बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।